हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। पहले 2 वीडियो आपको मिल चुके होंगे। पार्ट 1 में मैंने कारक 2 दिए थे और पार्ट 2 में भी 2 कारक दिए थे। तो इस तरह 4 कारक आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको वो शेष बचे 4 कारकों को पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ, जिससे आपका कारक वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारा 5वां कारक कौन सा है। तो 5वां कारक हमारा अपादान कारक है। अपादान, जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से है, से यानी अलग होना। उदाहरण लेते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया। पेड़ से, ये से क्या है हमारा, ये अपादान कारक है। ठीक है, अपादान हो गया हमारा कारक। जो विभक्ति चिन्ह इसकी क्या है, विभक्ति चिन्ह से है। ठीक है, जो किसी भी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। हमने उदाहरण, जैसे मैं आपको बताया, उदाहरण लिया कि पेड़ से पत्ता गिर गया। अब मान लीजिए कि यह चित्र देखिए आप लोग कि ये चित्र है हमारा, ये क्या बना हुआ है, पेड़ बना हुआ है। ठीक है, और ये पत्ता यहाँ से पेड़ से गिरा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको उदाहरण में कि पेड़ से पत्ता गिरा। अब सपोज आप ऐसे देखिए, एग्जाम्पल समझिए कि ये पत्ती यहाँ से टूट कर, ठीक है, यहाँ से ये पत्ती हमारी टूट गई और टूट करके नीचे गिर रही है। क्या हो रही है, इससे अलग हो रही है। पत्ता क्या हो गया, पेड़ से पत्ता जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, ये पत्ता जो है हमारा इस पेड़ से, इसका संबंध बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल अलग हो गया। यानी अब ये इसका हिस्सा है ही नहीं है, ये अलग हिस्सा बन गया। जब ये अलग हो गया तो इसका दर्शा रहा है कि ये पेड़ से पत्ता हमारा अलग हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, तो हमारा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा। क्योंकि इसकी पहचान है से, अलग होना, यानी किसी भी वस्तु से उस चीज़ का हट जाना। ठीक है, पेड़ है, पेड़ से एक पत्ती टूट के नीचे गिर गई तो ये इससे अलग हो गई, तो इसलिए हमारा ये अपादान कारक हो जाएगा। और उदाहरण लेते हैं हम। पहला है चूहा बिल से निकला। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हिमालय से गंगा निकलती है। तीसरा है बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब ये जो से है हमारा, ये पहचान चिन्ह किसका है, अपादान कारक का है। ठीक है, अपादान कारक का है। ठीक, और हमने क्या बताया आपको कि अपादान कारक में क्या है कि जब किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति से उसके संबंध टूट जाते हैं, वो अलग हो जाता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। चूहा बिल से निकला। ठीक है, अब आप इसको इस तरह समझिए कि ये चूहा का घर हो गया। ठीक, और चूहा यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बिल हो गया उसका। ठीक है, चूहे का घर हो गया यानी बिल हो गया। चूहे के घर को क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। ठीक है, वो बिल में रहता है और जब बिल से बाहर आ गया तो उसका संबंध यहाँ से टूट गया। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। ठीक, जब अलग हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक चिन्ह हो जाएगा, लग जाएगा आपका। दूसरा है हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय कहाँ है, बहुत ऊपर है, और गंगा निकल के आती कहाँ है, ये आपका हिमालय हो गया। ठीक है, यहाँ से गंगा निकल के आई है, कहाँ आई है, जमीन पर आई है, यानी धरती पर आई है। ठीक है, हिमालय से निकली और जमीन पर आ गई, यानी हिमालय से उसका संबंध टूट गया और वो जमीन पे आ गई। ठीक, उसी तरह बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक है, बिल्ली है, छत पे है, और जो छत से वो कूदती है तो उसका छत के साथ संबंध टूट जाता है, वो छत से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो इस तरह हमारा अपादान कारक वहाँ पे होता है। सबको समझ में आया अपादान कारक क्या होता है? उसमें क्या होता है, किसी वस्तु से उसका अलग हो जाना। जब वो अलग हो जाता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। चलिए देखते हैं कि कारक का हमारा छठा भेद कौन सा है और उसको जानते हैं। तो छठा भेद है हमारा संबंध कारक। ठीक है, इसकी पहचान चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। ये इसकी पहचान चिन्ह है। इसको जानते हैं कि वाक्य में जिस पद में से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, वाक्य में जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ से संबंध प्रकट हो
संबंध कारक कहलाता है। जैसे अंशु की बहन आंसू है, ठीक है, उदाहरण हम ले रहे हैं कि अंशु की बहन आंसू है। तो अब हम इसमें कैसे जानेंगे कि इसका संबंध है, किसका किससे संबंध है। तो यहाँ पे संबंध में जो आ रहा है, जो संबंध कारक है हमारा, वो क्या है, अंशु है, क्योंकि अंशु के द्वारा ही प्रकट हो रहा है कि उसकी बहन आंसू है। ठीक है, तो संबंध कौन बना रहा है, अंशु। यहाँ पर अंशु जो है वो संबंध कारक है, क्योंकि इसके द्वारा इसकी बहन का संबंध यहाँ पे प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो अंशु की बहन आंसू है। हम कैसे जानेंगे कि कौन संबंध बना रहा है, क्योंकि अंशु जो है ये संबंध कारक है, इससे इसका संबंध बन रहा है, किससे, इससे बहन से, जिसका नाम है आंसू। तो सबको समझ में आ गया कि अंशु की बहन आंसू है, तो यहाँ पे अंशु जो है वो हमारा क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं संबंध कारक के। ठीक है, तो पहला उदाहरण है राम का। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, पहचान क्या है, का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, तो ये का आ गया तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि क्या है ये आपका संबंध है, संबंध कारक का। ठीक है, ये विभक्ति चिन्ह है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि राम का भाई मेरे साथ है। तो इस वाक्य में सबसे पहले तो आप इस तरह पहचान जाएंगे कि यहाँ पे हमारी विभक्ति चिन्ह का लगी है। ठीक है, तो संबंध कारक है, राम का भाई मेरे साथ था यानी उसके साथ था, तो ये क्या है, ये संबंध बना रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये साहिल का स्कूटर है। ठीक है, तो का आ गया। तो सबसे पहले तो हमको यही पहचानना है कि संबंध कारक में जो हमारी पहचान चिन्ह है उसकी, ठीक है, विभक्ति के जो पहचान चिन्ह है उनको याद रखना है और उसको पहचानना है। तो सबसे पहले तरीका इससे आप पहचान जाएंगे। ठीक है, फिर साहिल का संबंध है, किससे संबंध है, स्कूटर से संबंध है। ठीक है, तो साहिल, यह साहिल का स्कूटर है। ठीक है, साहिल का ही स्कूटर है, उससे संबंध जोड़ता है। ठीक है, स्कूटर से। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल है कि राजा दशरथ के। ठीक है, तो ये के ही हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा जो है संबंध कारक है। ठीक है, संबंध कारक का क्या है, पहचान चिन्ह क्या है, के है। तो आप के से भी तुरंत पहचान जाएंगे। एक ये भी तरीका है पहचानने का वाक्य में कि ये वाक्य हमारा कौन सा है, इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा है। तो अगर के आप पहचानते हैं कि किस विभक्ति चिन्ह है, किस कारक का है, तो तुरंत आप पहचान जाएंगे कि ये संबंध कारक का है। ठीक है, और राजा दशरथ के 4 बेटे थे। ठीक है, तो ये उनके बेटों से राजा दशरथ का संबंध बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका पूरा संबंध कारक कंप्लीट हो जाएगा और सबको याद भी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कि कारक का 7वां भेद कौन सा है। तो 7वां भेद है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की चलिए परिभाषा देखते हैं कि जिस शब्द से क्रिया के द्वारा का आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में, पर है। ठीक है, उदाहरण लेते हैं, जैसे पानी में मछली रहती है। ठीक है, तो पानी में मछली रहती है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा वाक्य हो गया। ठीक है, अब इस वाक्य में अगर पूछा जाता है कि कौन सा कारक लगा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे, तो हम इस तरह इसको पहचानेंगे कि मछली का जिंदा रहने का या रहने का आधार क्या है, पानी है। हमको सबसे पहले वाक्य देखना है और वाक्य में ये देखना है कि कौन सा इसमें जो है कारक की विभक्तियां चल रही हैं। ठीक है, कौन सी विभक्ति चिन्ह इसमें चल रही है, किस कारक की चल रही है, तो वो हम सबसे पहले पहचानेंगे। कि जैसे हमने इसमें बताया कि क्रिया के आधार का बोध होता है, यानी जो मछली है वो जो कार्य करती है वो रहती है तो कहाँ रहेगी, वो पानी में रहेगी। तो पानी में, तो ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, ये अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये अधिकरण कारक है हमारा। ठीक है, जो मछली के रहने का आधार है। ठीक है, मछली को रहने का आधार क्या है, पानी है। ठीक है, समझ में आया कि पानी में मछली रहती है, लेकिन मछली को रहने के लिए आधार क्या चाहिए, उसको जीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, तभी तो मछली जिंदा रहेगी। ठीक है, उसको रहने का आधार यानी जीने का आधार क्या है, पानी है। तो जब हम इस वाक्य को पहचान जाएंगे कि पानी में मछली रहती है, ठीक है, ये हमारा पूरा वाक्य हो गया। ठीक, और उसके जीने का आधार क्या है, तो पानी में, तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, कारक हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ठीक है, कि भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। ठीक है, भंवरा है हमारा, वो कहाँ मंडराएगा? फूलों पर मंडराएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा पूरा वाक्य हो गया कि भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। लेकिन भंवरा जो है उसको मंडराने के लिए, उसको जो सुगंध लेने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उसको किसका आधार बनाना है? फूलों का बनाना है। तो ये जो फूलों पर है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अधिकरण। ठीक है, जो क्या बना रहा है? ये आधार बना रहा है किसका? भंवरे का। ठीक है, और एक चीज़ और चीज़ देखते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि अधिकरण कारक का क्या होता है? में और पर होता है। तो में लगा है और पर लगा है, इससे तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये इसकी विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, इससे हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये हमारा अधिकरण कारक का वाक्य है। मान लीजिए कि 4 ऑप्शन आपको दिए हैं कि ये कौन सा कारक का उदाहरण है, तो आप इससे भी तुरंत पहचान जाएंगे कि में लगा है और पर लगा है, तो ये हमारा अधिकरण कारक की पहचान चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, और हम तुरंत पहचान जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा पूरा वाक्य है और वाक्य से भी हमको समझना है और सेंटेंस को मिलाना है कि उसके जीने का आधार यानी आश्रय क्या है। ठीक है, इसमें जो बताया जाता है कि अधिकरण कारक में क्या है कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है या कोई शब्द है, ठीक है, शब्द है तो उसका क्या है? आधार होना चाहिए, आश्रय होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको प्रकट हो रही है वाक्य में, तो तुरंत आप पहचान जाएंगे कि ये हमारा अधिकरण कारक है। ये अधिकरण कारक के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है कि बंदर पेड़ पर रहता है। ठीक है, बंदर पेड़ पर रहता है। दूसरा है चिड़िया पेड़ों पर अपने घोंसले बनाती है। ठीक है, और तीसरा है आजकल वह रांची रहता है। ठीक, तो पहला वाला उदाहरण जो हमने बताया आपको कि बंदर पेड़ पर रहता है, तो पर लगा है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि कौन सा कारक है? ये आपका अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण लगा हुआ है आपका। ठीक, इसको भी आप तुरंत पहचान जाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमने आपको बताया कि वो आश्रय होता है, आश्रित हो जाता है। ठीक है, कौन? बंदर है, पेड़ पर रहता है। ठीक है, तो पेड़, बंदर का रहने का आश्रय क्या है? पेड़ है। ठीक है, दूसरा है कि चिड़िया पेड़ों पर। अब पर से तो आप तुरंत पहचान जाएंगे वाक्य में कि आपका क्या लगा हुआ है? ये अधिकरण कारक लगा हुआ, क्योंकि इसकी पहचान चिन्ह ही क्या है? में और पर है। ठीक है, तो पर लगा है तो इससे आप पहचान चिन्ह से तुरंत पहचान जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको और भी ध्यान देना है कि अधिकरण कारक में क्या है इसका, कि वो जो है आश्रित हो जाता है, कि हमको आश्रय हो जाता है कि उसके बिना उसका काम चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चिड़िया क्या है? चिड़िया पेड़ों पर अपने घोंसले बनाती हैं। ठीक है, चिड़िया पेड़ों पर घोंसला बनाती है, तो घोंसले बनाने के लिए चिड़िया किसके ऊपर आश्रित है? पेड़ों के ऊपर वो आश्रित हैं। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल वह रांची रहता है। अब इसको कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा कौन सा कारक में आता है? ठीक है, कर्ता है, कर्म है, संबंध है, कि आपका अधिकरण है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि विभक्ति चिन्ह जो होते हैं हमारे कारक के, उनका लोप हो जाता है, वो छिपा हुआ होता है, वो दिखाई नहीं देता है। उसी चीज़ को आपको हमको पहचानना है कि ये कौन सा इसमें हमारी विभक्ति चिन्ह लगेगी और वो कौन सा कारक हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप इसको देखते हैं कि आजकल वह रांची रहता है। अब ये वाक्य आपका क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, अशुद्ध है यानी पूर्ण नहीं है कहेंगे हम। ठीक है, पूर्ण नहीं है। अब जब हम इसकी विभक्ति चिन्ह जो लुप्त है उसको पहचान लेंगे, ठीक है, तो अब उस विभक्ति चिन्ह को हम सेट करते हैं कहाँ पे हमारी विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गई है, गायब हो गई, जो दिखाई नहीं दे रही है, उसको हमको यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो आजकल वह रांची में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका में जो है ये क्या है? ये छुपा हुआ है। ठीक है, ये आपका छुपा हुआ है। ठीक, छुपा हुआ, तो ये आपकी कौन सी विभक्ति हो गई? तो अधिकरण कारक की विभक्ति है में और पर। ठीक है, तो मेघ इसका पूरा सेंटेंस बना रहा है कि आजकल वह रांची में रहता है।
ठीक है। अब वाक्य क्या हो गया आपका, पूरा हो गया। ठीक है, तो ये विभक्ति चिन्ह क्या है आपकी में जो है ये छिप गई है, यानी लुप्त हो गई है, गायब हो गई है, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, अब उसको हमको आपको पहचानना है। जब हम इस चीज़ को पहचान लेंगे तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि हमारा कौन सा यहाँ पे कारक चिन्ह आ रहा है, तो तुरंत आप उस कारक को आप टिक कर दोगे, कभी आपका गलत नहीं होगा। कारक का 8वां जो कारक है हमारा वो संबोधन कारक होता है, और ये सबसे अंतिम है कारक का, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 8 कारक होते हैं। ठीक, तो ये अंतिम भाग है हमारा कारक का जो है 8वां है संबोधन कारक। ठीक है, इसकी पहचान चिन्ह क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो विराम चिन्ह में होता है, तो इसकी पहचान चिन्ह ये चिन्ह होता है। ठीक है, जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसको पहचानने के लिए विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है, इस चिन्ह को आपको पहचानना है, यानी चिन्ह लगाया जाता है, जैसे हे, अरे, ओ। ठीक है, उदाहरण लेते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमको संबोधन कारक का जो चिन्ह है उसको पहचानना है। ठीक है, और जब उसको आप पहचान लेंगे फिर उसके हमको अर्थ को पहचानना है कि संबोधन कारक में क्या होता है। संबोधक कारक वो होता है जिसमें किसी को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। ठीक है, और बुलाने और पुकारने के लिए जो संबोधन जिस चीज़ का हम यूज करते हैं, जिस चिन्ह का यूज करते हैं उसको हम लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें कहा गया कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे पहचाने कि इसमें कौन सा कारक है? तो हे प्रभु यानी प्रभु को बुलाने के लिए, ठीक है, प्रभु को बुलाया गया किसके लिए? मेरी रक्षा करने के लिए। यानी जैसे कि हम हैं और हम कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ठीक है, तो हमने प्रभु को बुलाया, पुकारा। ठीक है, किस लिए पुकारा? अपनी रक्षा करने के लिए पुकारा। तो जब ये वाक्य हमारा आएगा तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। यानी हमने प्रभु को बुलाने के लिए, ठीक है, उसको बुलाने के लिए हमने हे प्रभु आवाज़ लगाई। ठीक है, और प्रभु हमारी रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक है, यानी प्रभु को बुलाने के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं वो हमारा संबोधन कारक कहलाता है। ठीक, अगला है दूसरा एग्जाम्पल हमारा कि हे गोपाल यहाँ आओ। ठीक है, हमने आपको क्या कहा कि पुकारा जाता है या बुलाया जाता है, किसी को हम पुकार रहे हैं या बुला रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो उन जिन शब्दों के द्वारा हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? संबोधन कारक होते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि हे गोपाल यहाँ आओ। ठीक है, तो हे गोपाल ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया संबोधन कारक। किसको? बुलाने के लिए गोपाल को कि हे गोपाल यहाँ आओ, यानी मेरे पास आओ आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संबोधन कारक। इस वीडियो में हमने आपको 4 कारक पढ़ाए हैं। ठीक है, लास्ट के 4 कारक पढ़ाए हैं और हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखिए जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप लोग कारक के सारे विभक्ति चिन्ह को पहचान लेंगे और उसको अच्छे से रट लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका कारक कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में गलत नहीं हो सकता।